द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल या अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। स्टीफन कोवी द्वारा लिखी गई किताब आपने जरूर देखी, पढ़ी या सुनी होगी। आज इस वीडियो में मैं आपको इसी बेस्ट सेलर बुक की हिंदी में समरी शेयर कर रहा हूँ। आपकी जिंदगी बस यूं ही नहीं घट जाती, चाहे आप जानते हो या नहीं, यह आप ही के द्वारा डिजाइन की जाती है। आखिरकार आप ही अपने विकल्प चुनते हैं, आप खुशियाँ चुनते हैं, आप निश्चितता चुनते हैं, आप अनिश्चितता चुनते हैं, आप साहस चुनते हैं। इतना याद रखिए कि हर एक क्षण, हर एक परिस्थिति आपको एक विकल्प देती है और ऐसे में आपके पास हमेशा एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप चीज़ों को अलग तरीके से करें और अपने आप के लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करें। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि अपनी लाइफ के लिए खुद जिम्मेदार बनना। आप हर चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते। प्रोएक्टिव लोग इस बात को समझते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं। वे अपने आचरण के लिए जेनेटिक्स, परिस्थितियों या परिवेश को दोष नहीं देते। उन्हें पता होता है कि वो अपना व्यवहार खुद चुनते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो रिएक्टिव होते हैं वो ज़्यादातर अपने भौतिक वातावरण में प्रभावित होते हैं। वे अपने बिहेवियर के लिए बाहरी चीज़ों को दोष देते हैं। अगर मौसम अच्छा है तो उन्हें अच्छा लगता है और अगर मौसम अच्छा नहीं है तो वे उनके एटीट्यूड और परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है और वे मौसम को दोष देते हैं। सभी बाहरी ताकतें एक उत्तेजना के रूप में काम करती हैं जिन पर हम रिएक्ट करते हैं। इसी उत्तेजना और आप उस पर जो प्रतिक्रिया करते हैं, इसी के बीच आपकी सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है और वो होती है इस बात की स्वतंत्रता कि आप अपनी प्रतिक्रिया का चयन स्वयं कर सकते हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आप इस बात का चुनाव कर सकते हैं कि आप क्या बोलते हैं। आप जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो इस बात को इंडिकेट करती है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति प्रोएक्टिव भाषा को प्रयोग करता है, जैसे मैं करूँगा या मैं कर सकता हूँ, ऐसी पॉजिटिव शब्दों का। और वहीं दूसरी तरफ एक रिएक्टिव व्यक्ति रिएक्टिव भाषा का प्रयोग करता है, जैसे मैं नहीं कर सकता, काश अगर ऐसा होता, ऐसी नेगेटिव सेंटेंस का चयन करता है। रिएक्टिव लोग सोचते हैं कि वो जो कहते हैं या करते हैं उसके लिए वो खुद जिम्मेदार नहीं है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। ऐसी परिस्थितियां जिन पर बिल्कुल भी नहीं या थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है, उस पर रिएक्ट या चिंता करने के बजाय प्रोएक्टिव लोग अपना टाइम और एनर्जी ऐसी चीज़ों में लगाते हैं जिनको कंट्रोल कर सकें। हमारे सामने जो भी समस्या, चुनौतियाँ या अवसर होते हैं उन्हें हम 2 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपना प्रयत्न सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर केंद्रित करते हैं। वो ऐसी चीज़ों पर काम करते हैं जिनके बारे में कुछ कर सकते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, बच्चे, कार्य क्षेत्रों की समस्या। रिएक्टिव लोग अपना प्रयत्न सर्कल ऑफ कंसर्न पर केंद्रित करते हैं, जैसे देश पर ऋण, आतंकवाद, मौसम, इन सब बातों का। इस बात की जानकारी होना कि हम अपनी एनर्जी किन चीज़ों पर खर्च करते हैं, यह प्रोएक्टिव बनने की दिशा में एक सबसे बड़ा कदम है। अब बात करते हैं हैबिट नंबर 2 के बारे में। बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? शायद ये सवाल थोड़ा आपको अटपटा लगे, लेकिन आप इसके बारे में एक क्षण के लिए सोचिए। क्या आप भी वो हैं जो आप बनना चाहते थे, जिसका सपना आपने देखा था? क्या आप वो कर रहे हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे? ईमानदारी से सोचिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग खुद को एक ऐसी जीत हासिल करते हुए देखना चाहते हैं जो दरअसल में खोखली होती है। ऐसी सफलता जिसके बदले में उससे कहीं बड़ी चीज़ों को गंवाना पड़ा। यदि आपकी सीढ़ी सही दीवार पर नहीं लगी है तो आप जो भी कदम उठाते हो आपको गलत जगह पर ले जाएगी। हैबिट नंबर 2 आपकी इमेजिनेशन पर आधारित है। इमेजिनेशन यानी आपकी वो क्षमता जो आपको अपने दिमाग में उन चीज़ों को दिखा सके जो आप अभी अपनी आंखों से नहीं देख सकती। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि हर एक चीज़ का निर्माण 2 बार होता है, पहला मेंटल क्रिएशन और दूसरा फिजिकल क्रिएशन। जिस तरह ब्लूप्रिंट तैयार होने के बाद ही मकान बनता है, उसी प्रकार मेंटल क्रिएशन होने के बाद ही फिजिकल क्रिएशन होता है। अगर आप खुद को विजुअलाइज नहीं करते हैं कि आप क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं, तो आप और आपकी लाइफ कैसी होगी इस बात का फैसला औरों पर या और परिस्थितियों पर छोड़ देते हैं। हैबिट 2 इस बारे में है कि आप किस तरह से अपनी विशेषता को पहचानते हैं और फिर अपनी पर्सनल, मोरल और एथिकल गाइडलाइंस के अंदर खुद को खुश रख सकते हैं और पूर्ण कर सकते हैं। अंत को ध्यान में रखकर आरंभ करने का अर्थ है कि हर दिन काम या प्रोजेक्ट की शुरुआत एक क्लियर विजन के साथ करना कि हमारी क्या दिशा और क्या मंजिल होनी चाहिए, और फिर प्रोएक्टिवली उस काम को पूरा करने में लग जाना चाहिए।
हैबिट 2 को प्रैक्टिस में लाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अपना खुद का एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना। इसका फोकस इस बात पर होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। ये सक्सेस के लिए की गई प्लानिंग है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि आप कौन हैं, आपके गोल्स को फोकस में रखता है और आपके आइडियाज़ को इस दुनिया में लाता है। आपका मिशन स्टेटमेंट आपको अपनी ज़िंदगी का लीडर बनाता है। आप अपना भाग्य खुद बनाते हैं और जो सपने आपने देखे उन्हें साकार करते हैं। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। प्राथमिकता वाली बातें पहले करें या प्राथमिक चीज़ों को वरीयता दें। एक बैलेंस्ड लाइफ जीने के लिए आपको इस बात को समझना होगा कि आप जिंदगी में हर एक चीज़ नहीं कर सकते। खुद को अपनी क्षमता से अधिक कामों में व्यस्त करने की ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत हो तो ना कहने में मत हिचकिए और फिर अपनी इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ पर फोकस कीजिए। फ्रेंड्स, हमने देखा कि हैबिट 1 कहती है कि आप इंचार्ज हैं, आप क्रिएटर हैं। प्रोएक्टिव होना आपकी एक अपनी चॉइस है। और हैबिट 2 पहले दिमाग में चीज़ों को विजुलाइज करने के बारे में है। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना विजन से संबंधित है। हैबिट 3 यह दूसरी क्रिएशन यानी फिजिकल क्रिएशन के बारे में। इस हैबिट में हैबिट 1 और हैबिट 2 का समागम होता है और यह हर एक समय हर एक क्षण होता है। यह टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कई प्रश्नों को डील करता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। हैबिट 3 यह लाइफ मैनेजमेंट के बारे में भी है। आपका पर्पस, वैल्यूज, रोल्स और प्रायोरिटीज। प्राथमिक चीज़ें क्या हैं? प्राथमिक चीज़ें वो हैं जिसको आप व्यक्तिगत रूप से सबको मूल्यवान मानते हो। यदि आप प्राथमिक कार्यों को तरजीह देने का मतलब है कि आप अपना समय, अपनी ऊर्जा हैबिट 2 में अपने द्वारा सेट की गई प्रायोरिटीज पर लगा रहे हैं। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। हमेशा जीत के बारे में सोचो। थिंक विन विन अच्छा होने के बारे में नहीं है, ना ही यह कोई शॉर्टकट है। यह कैरेक्टर पर आधारित एक कोड है जो आपको बाकी लोगों से इंटरेक्ट और सहयोग करने के लिए है। हम में से ज़्यादातर लोग अपना मूल्यांकन दूसरों से कंपेयर और कंपटीशन के आधार पर करते हैं। हम अपनी सफलता दूसरों की असफलता में देखते हैं। यानी अगर मैं जीता तो तुम हारे और अगर तुम जीते तो मैं हारा। इस तरह लाइफ एक जीरो सम गेम बन जाती है। जीत यह जिंदगी को कोऑपरेशन की तरह देखती है, ना कि कंपटीशन की तरह। विन विन दिल और दिमाग की ऐसी स्थिति है जो हमें लगातार सभी का हित सोचने के लिए प्रेरित करती है। विन विन का अर्थ है ऐसे समझौते और समाधान जो सभी के लिए लाभदायक और संतोषजनक हैं। एक व्यक्ति या संगठन जो विन विन एटीट्यूड के साथ समस्याओं को हल करने की कोशिश करता है, उसके अंदर 3 मुख्य बातें होती हैं। नंबर 1, इंटेग्रिटी यानी ईमानदारी। अपने वैल्यूज, कमिटमेंट्स और फीलिंग्स के साथ समझौता ना करना। नंबर 2, मैच्योरिटी यानी परिपक्वता। अपने आइडियाज़ और फीलिंग्स को साहस के साथ दूसरों के सामने रखना और दूसरे के विचारों और भावनाओं की कद्र करना। नंबर 3, अबंडेंस मेंटालिटी। इस बात में यकीन रखना कि सभी के लिए बहुत कुछ है। बहुत लोग इधर और के टर्म्स में सोचते हैं, या तो आप अच्छे हैं या आप सख्त हैं। विन विन में दोनों चीज़ें आवश्यकता होती हैं। यह साहस और सूझबूझ के बीच बैलेंस करने जैसा है। थिंक विन विन को अपनाने के लिए आपको सिर्फ सहानुभूति पूर्वक ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास से लबरेज भी होना होगा। आपको सिर्फ विचारशील और संवेदनशील ही नहीं बल्कि बहादुर भी होना होगा। ऐसा करना कि करेज और कंसिडरेशन में बैलेंस स्थापित हो, यह रियल मैच्योरिटी है और विन विन के लिए बेहद जरूरी भी है। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले दूसरे की समझो फिर अपनी बात को समझाओ। कम्युनिकेशन यह लाइफ की सबसे ज़रूरी स्किल है। आप अपने कई साल पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने में लगा देते हैं, लेकिन सुनने का क्या है? आपको ऐसी कौन सी ट्रेनिंग मिली है जो आपको दूसरों से सुनना सिखाती है ताकि आप सामने वाले को सचमुच में अच्छे से समझ सकें? शायद कोई नहीं। अगर आप भी ज़्यादातर लोगों की तरह हैं तो शायद आप भी पहले खुद की बात समझाना चाहते होंगे और ऐसा करने में आप दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह इग्नोर कर देते होंगे। ऐसा दिखाते होंगे कि आप सुन रहे हैं, पर दरअसल आप बस कुछ शब्दों को ही सुनते हैं। उनके असली मतलब को आप पूरी तरह से मिस कर जाते हैं। सोचिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादातर लोग इस इंटेंशन के साथ सुनते हैं कि उन्हें रिप्लाई करना है, समझना नहीं है। आप अंदर ही अंदर खुद को सुनते हैं और तैयारी करते हैं कि आपको आगे क्या कहना है, क्या सवाल पूछने हैं। आप जो कुछ भी सुनते हैं
वो आपके लाइफ एक्सपीरियंस से छन कर आप तक पहुंचता है। आप जो सुनते हैं उसे अपनी आत्मकथा से तुलना करके देखते हैं कि यह सही है या गलत, और इस वजह से आप दूसरों की बात खत्म होने से पहले ही अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं कि अगला क्या कहना चाहता है। क्या ये वाक्य कुछ आपको सुने सुने से लगते हैं? अरे मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगा था, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने इस वक्त में क्या किया था। अक्सर ऐसा ही होता। आपने नोटिस किया होगा कि इस वक्त में ऐसे ही वाक्यों का प्रयोग होता है, क्योंकि आप अपने जीवन के अनुभवों के हिसाब से ही दूसरों को सुनते हैं। आप इन चारों में से किसी एक तरीके से जवाब देते होंगे। मूल्यांकन, पहले आप जज करते हैं, फिर उसके बाद सहमत या असहमत होते हैं। प्रोबिंग, जांच, आप अपने हिसाब से सवाल जवाब करते हैं। एडवाइजिंग, आप सलाह देते हैं और उपाय सुझाते हैं। इंटरप्रेटिंग, व्याख्या, आप दूसरों के मकसद और व्यवहार को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एनालाइज करते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से किसी से रिलेट करने में क्या बुराई है। सिचुएशंस में ऐसा करना उचित हो सकता है, जैसे कि जब कोई आपसे आपके अनुभव के आधार पर कुछ बताने के लिए कहे, जब आप दोनों के बीच एक ट्रस्ट की रिलेशनशिप हो, पर हमेशा ऐसा करना उचित नहीं होता है। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज, तालमेल बैठाना। सरल शब्दों में समझे तो दो दिमाग एक से बेहतर है। सिनर्जाइज करने का अर्थ है रचनात्मक सहयोग देना। यह टीम वर्क है। यह खुले दिमाग से पुरानी समस्याओं के लिए निदान ढूंढना है, पर यह बस यूं ही अपने आप ही नहीं हो जाता। यह एक प्रोसेस है, और उसी प्रोसेस से लोग अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज को उपयोग में ला पाते हैं। तालमेल से हम एक साथ ऐसा बहुत कुछ खोज पाते हैं जो हमारे अकेले खोजने पर शायद ही कभी मिलता। जब लोग आपस में ईमानदारी से इंटरेक्ट करने लगते और एक दूसरे से प्रभावित होने के लिए खुले होते हैं, तब उन्हें नई जानकारियां मिलना प्रारंभ हो जाती हैं। आपस में मतभेद नए तरीकों के आविष्कार की क्षमता कई गुना बढ़ा देती है। मतभेदों को महत्व देना सिनर्जाइज का मूल है। क्या आप भी सचमुच लोगों के बीच मेंटल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं उन्हें महत्व देते हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि सभी लोग आपकी बात मान जाएं ताकि आप शांति से आगे बढ़ सकें? कई लोग एकरूपता को एकता समझ लेते हैं। आपसी मतभेदों को वीकनेस की तरह नहीं बल्कि स्ट्रेंथ के रूप में देखना चाहिए। वो हमारे जीवन में उत्साह भरते हैं। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ, कुल्हाड़ी को तेज करें। शार्पन द सॉ का मतलब है अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यानी खुद को सुरक्षित रखना। इसका अर्थ है अपने लिए एक प्रोग्राम डिजाइन करना जो आपके जीवन के 4 क्षेत्रों फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल में आपका नवीनीकरण करें। फिजिकल यानी शारीरिक, अच्छा खाना खाना, व्यायाम करना, आराम करना। सोशल इमोशनल यानी सामाजिक, भावनात्मक, औरों के साथ सामाजिक और अर्थपूर्ण संबंध बनाना। मेंटल यानी मानसिक, पढ़ना लिखना, सीखना सिखाना। स्पिरिचुअल, प्रकृति के साथ समय बिताना, ध्यान रखना, सेवा करना। आप जैसे जैसे खुद को सुधारेंगे आप अपने जीवन में प्रगति और बदलाव लाएंगे। शार्पन द सॉ आपको फ्रेश रखता है ताकि आप बाकी की 6 हैबिट्स को अच्छे से प्रैक्टिस में ला सकें। ऐसा करने से आप अपने चैलेंजेस फेस करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, बिना ऐसे किए आपका शरीर कमजोर पड़ जाता है, मस्तिष्क बुद्धि रहित हो जाता है, भावनाएं ठंडी पड़ जाती हैं, स्वभाव असंवेदनशील हो जाती हैं और इंसान स्वार्थी हो जाता है। आप अच्छा फील करें ऐसा अपने आप नहीं होता। एक बैलेंस लाइफ जीने का अर्थ है खुद को रिन्यू करने के लिए जरूरी वक्त निकालना। ये सब आपके ऊपर है। आप खुद को आराम करके रिन्यू कर सकते हैं या हर एक काम अत्याधिक करके खुद को जला सकते हैं। आप खुद को मेंटली और स्पिरिचुअली प्यार कर सकते हैं या फिर अपने वेल बीइंग से बेखबर होकर यूं ही जिंदगी बिता सकते हैं। आप अपने अंदर की जीवंत ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं या फिर टाल मटोल करके आप अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे व्यायाम के फायदों को खो सकते हैं। आप खुद को पुनर्जीवित कर सकते हैं और एक नए दिन की शुरुआत शांति और सद्भाव के साथ कर सकते हैं, या फिर आप उदासी के साथ उठकर दिन को गुजरते देख सकते हैं। बस इतना याद रखिए कि हर दिन आपको खुद को रिन्यू करने का एक नया अवसर देता है। बस जरूरत है डिजायर, नॉलेज एंड स्किल्स। The 7 habits must be followed for the next 21 days.
तो दोस्तों आपको आज का ये द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक समरी इन हिंदी कैसा लगा? अगर आपके मन में कुछ सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो। प्लीज़ सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।